सो हे गाइस, सो भाई आज इम्प्रूविंग इंग्लिश का ये दूसरा लेक्चर है। पहला एक सेशन हम लोग देख चुके हैं जिसमें मैंने लाइव एक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो अब की बार वाला जो टेस्ट है वो लाइव नहीं है, इस पेपर को मैंने 2 दिन पहले ही दिया था। सो इसमें जो है 96.16 की परसेंटाइल थी, लेकिन ये काम की चीज़ नहीं है जो दिखानी है। दिखाने वाली चीज़ जो है काम की वो ये है, इंग्लिश 45 मार्क्स, लेकिन 3 मिनट 36 सेकंड में। सो 3.5 मिनट में मैंने इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें से मेरी 2 गलतियां हुई हैं। सो आज इसको देखने वाले हैं कि कैसे मैंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, उस टाइम मैं क्या सोच रहा था और इसके सोल्यूशन क्या है। तो थोड़ी थ्योरी भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर। सो फैन ऑफ करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग यार शेयर कर दिया करो और जो भी नए व्यूअर है ना वो सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। सो पहला क्वेश्चन मैंने 6 सेकंड में किया था। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज। सो ड्यूरिंग ही वॉज नहीं होता है भाई। सो क्या होता है ना, क्या है, या तो आएगा, या तो इधर आएगा व्हेन ही वॉज, या फिर ड्यूरिंग हिज हॉलीडे, ठीक है। सो या तो आएगा व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे या फिर ड्यूरिंग हिज हॉलीडे, हॉलीडे या हॉलीडेज जो भी होगा। तो ये होगा, इसलिए मैंने इसको देखते ही लगा दिया था। एंड जो इसका आंसर था वो था ड्यूरिंग ही वॉज, ठीक है। इसको मैंने 6 सेकंड में कर दिया था। सो नेक्स्ट है, इसको 11 सेकंड में किया। मदर सेड टू मी आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। सो इसके रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। सो क्या होता है ना कि जब सेट टू आया होता है, सेट टू, तो वो बदलता है टोल्ड में, नॉर्मली टोल्ड में बदलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो बदलेगा आस्क्ड में, ठीक है। या फिर अगर कोई वार्निंग है, तो वार्निंग है अगर, तो वो बदलेगा वार्न्ड में। ऐसे ही थ्रेटन्ड, ठीक है, थ्रेटन्ड होगा। ऐसे ही अगर कोई किसी सर्वेंट को कुछ बोला जा रहा है, ठीक है, किसी सर्वेंट के लिए कोई चीज है, तो वो बदलेगी ऑर्डर्ड में। जैसे मलाइका ऑर्डर्ड हर हस्बैंड, और हस्बैंड को सर्वेंट टू, वैसे हस्बैंड भी सर्वेंट ही होता है चलो जो भी है। सो इसमें सिंपल सा क्या था, आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। सो सेट टू का हो गया टोल्ड, एंड आई एम जो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट के हिसाब से जाता है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसका देख लेते हैं एक बार। जो ये होता है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे जो है आई एम वरीड या आई वॉज वरीड या आई विल बी वरीड, ये सब इसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और जो आई है, आई का हो जाएगा मदर, यानी कि शी हो जाएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे होता है ना सेज टू मी, तो आई एम का आई एम ही, आई एम का हो जाता है शी इज, ठीक है। सो सैड अगर पास्ट है ना, तो ये भी पास्ट के हिसाब से चेंज होगा। पास्ट जो है, पास्ट है वो पास्ट के हिसाब से चेंज करता है। लेकिन जो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर आए हुए हैं तो वो चेंज नहीं होते, ठीक है, वो चेंज नहीं होते, सेम टू सेम बने रहते हैं। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट ही बना रहेगा। अगर यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे प्रेजेंट है या पास्ट है, कुछ भी है, तो ऐसा कैसा बना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट कुछ भी हो, वो पास्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम, जो यहाँ पे होता है उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं हम। यहाँ अगर योर है तो हो जाएगा माई, क्योंकि यहाँ पे मी है, ठीक है, तो योर को माई बना देंगे। सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सिंपल सा इसका बनेगा कि मदर टोल्ड मी दैट शी वाज वरीड अबाउट माई सेफ्टी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये मैंने 11 सेकंड में किया था। उसके बाद नेक्स्ट, ये मैंने 11 सेकंड में किया। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। अभी देख लेते हैं वॉइसेस कैसे चेंज होते हैं। सो वॉइस में क्या होता है, वॉइस में के द्वारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर ऐसा रखा है ना कि इसमें बाई लगता है और बाई प्लस, और बाद में जो है वो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। बाई मतलब बाई से पहले थर्ड फॉर्म आएगी, बाई के बाद जो है वो सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ठीक है। एंड बाई से पहले थर्ड फॉर्म पक्की आती है इसमें।
बात ये होती है, थर्ड फॉर्म का वो ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। सो गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, ये एक इंस्ट्रक्शन की तरह है कि बच्चे को जो है वो एक नरिशिंग डाइट दो। तो क्या होगा, द चाइल्ड शुड बी गिवन, ठीक है। इज गिवन भी हो सकता है वैसे, और मस्ट हैव गिवन का मतलब है कि बच्चे ने दी है, ठीक है। वाज गिवन बच्चे को दी गई थी, लेकिन इसमें गिव है, यहाँ पे गेव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम शुड बी गिवन नर्सिंग डाइट पे चलेंगे एंड दिस शुड बी द आंसर। ओके, ठीक है। ये मैंने 11 सेकंड में किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि 4 सेकंड में था। सो गलत पहचानने का एक ट्रिक होती है, ठीक है। मैं ट्रिक को इधर लिख देता हूं कि साउंड पे ध्यान दो, साउंड पे ध्यान दो, जिस तरह की आवाज करता है ना उस पे ध्यान दो। और हमेशा जब भी आप किसी भी शब्द को याद करोगे ना, तो वर्ड को याद करने का तरीका है कि उसको उसी तरह बोलो जिस तरह वो लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑरेंज लिखूं ना तो मैं ओरांज करके ज्यादा याद करूंगा उसको ऑरेंज की जगह, ठीक है। मैं इसको ओरांज ज्यादा पढ़ूंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ पे ए आने वाला है, ठीक है, इस तरह से। सो वर्ड को ना ऐसे याद किया करो कि जिस तरह वो लिखा जाता है, ताकि बाद में अगर आप उसकी स्पेलिंग रिकॉल करने लगो तो आपको याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, रीटोट, ठीक है। सो रिट्रीव भी ठीक है, रिटर्न भी ठीक है। योर रिवांज है, होता है रिवेंज, ए आता है ना ऊपर, ए होता है ई की वजह से। सो रिवेंज जो है वो करेक्ट था। 4 सेकंड मात्र मैंने इस पे ली थी एंड आई प्रोसीडेड टू नेक्स्ट। इसमें 5 सेकंड लगाइए। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्नड हिम। अभी देखो यहाँ पे अलाउड आ गया। सो एक ही सेंटेंस है ना, उसमें डिफरेंट टेंसेस बहुत कम बार यूज होते हैं। अगर प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है तो उसमें फ्यूचर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें पास्ट आ सकता है बिल्कुल, कोई ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही हैड बीन लिविंग देयर, या फिर ही हैड लिव्ड देयर, कि वो यहाँ रह चुका था, ठीक है। सो इसमें कोई ये नहीं है कि आ नहीं सकता है, सेंस हर कोई चीज बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ही अलाउड हिज सन, उसने अपने बच्चे को मंजूरी दे दी चलाने के लिए, बट लेकिन ही वार्नड हिम, लेकिन उसने चेतावनी दी, क्योंकि उसी टाइम का काम है ना। सो उसी टाइम पे टेंस सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे वार्नड हिम होगा ऑफ द डेंजर, लेकिन उस खतरे के बारे में जो है बच्चे को बताया था, ठीक है। सो आंसर जो है, आंसर हो जाएगा वार्न की जगह वार्नड आना था। तो सिर्फ 5 सेकंड में मैंने इसको लगा दिया था। ये बोल रहा है यू वर सुपर फास्ट। यस आई वाज। ये मैंने लगाया कितना, 5 सेकंड में। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। इसमें क्या बताना था, पैसिव वॉइस, सिंपल सी बात है यार। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। इसमें ना 2 बनते हैं, ठीक है। अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, गिफ्टेड मी है ना, सो वॉज गिफ्टेड टू मी बाई हर, उसके द्वारा मुझे दिया गया। दूसरा बनता है आई वॉज गिफ्टेड, मुझे दिया गया, अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाई हर, ठीक है, बाई हर। सो इसमें से कौन सा ऐसा है, सो आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाई हर। आई एम बीइंग तब आता है जब यहाँ पे हो शी इज गिफ्टिंग मी, तभी आंसर ठीक होता। आई हैव बीन तब आता जब यहाँ पे होता शी हैज गिफ्टेड मी, शी हैज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, शी हैज गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, तब यहाँ पे आई हैव बीन गिफ्टेड होता। आई एम गिफ्टेड तब होता जब यहाँ पे शी गिफ्ट्स मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग होता। सो यहाँ पे ईडी है तो यहाँ पे पास्ट का आएगा, आई वॉज गिफ्टेड, ठीक है। ये 5 सेकंड में हो गया था। सो नेक्स्ट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। सो देखते हैं, जो ये वर्ड ग्रुप है ना पूरा का पूरा, ये क्या है, ये मतलब पूरा सेंटेंस ही एक्चुअली देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। पैसिव वॉइस, विल बी होल्ड, ये की जाएगी, ठीक है, यानी कि कोई करेगा इसको, सो ये की जाएगी, इस तरह से इसका वॉइस चेंज कर रखा है। सो क्या होता है ना कि विल और बी के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये बताया था अभी।
सो इट शुड बी डन, इट मस्ट बी केप्ट, इस तरह थर्ड फॉर्म आती है. सो विल बी हेल्ड होगा, यहाँ पे विल बी हेल्ड होगा. सो जो ये वर्ड ग्रुप है ना, इसमें गलती मिल जाएगी. विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक जो है ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये याद रखने की चीजें हैं. अगर आप याद रखते हो तो ही काम चलेगा, नहीं तो फिर लुढ़क जाओगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. टैसिटर्न. टैसिटर्न का मैंने सिनोनिम लगाया था और ये मेरा ठीक हो गया. 9 सेकंड में मैंने लगाया था. सो क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत मैं गैसिंग का इस्तेमाल करता हूँ. अभी तो शायद मुझे लगता है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या लगाया था. सो नॉइजी जो ज्यादा आवाज करता है, लाइवली जो ज्यादा जिंदा दिल है, ज्यादा मतलब जीता है, वर्बोज जो ज्यादा बोलता है, रिजर्व्ड जो कम बोलता है. ठीक है, सो मैंने ये लगा दिया क्योंकि तीनों की तीनों मुझे थोड़े थोड़े एक जैसे से लगे. तीनों नहीं तो कम से कम थर्ड एंड फर्स्ट तो लगा ही था. ठीक है, इसलिए मैंने फोर्थ को लगा दिया था आंसर. तो आप गैसिंग इस्तेमाल कर सकते हो. 2 या 3 अगर एक जैसे लग रहे हैं ना, तो उनमें से एक भी आंसर नहीं होगा, सीधी बात ये है. उसके बाद एंटोनिम रफ का. सो कोर्स का मतलब ये होता है रफ. ठीक है, कोर्स का मतलब होता है जो स्मूथ ना हो, चिकना ना हो. ठीक है, थिक का मतलब मोटा होता है, पता है. क्रूड का मतलब कच्चा होता है, अशुद्ध होता है. स्मूथ का मतलब स्मूथ होता है, यानी कि रफ का जो अपोजिट है वो स्मूथ होता है. ये मैंने 3 सेकंड में किया था. सो इसमें कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं. 96% लोगों ने वैसे भी इसको सही कर रखा है. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये मैंने 9 सेकंड में किया, हालांकि दूसरों से दिखा रहा है कि मैं स्लो हूं, लेकिन चलो फिर भी. ये बोलता है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में बच्चों को सुपरवाइज करता है. सबको पता है भाई, इन्विजिलेटर होता है, या फिर यहाँ पे दूसरा होता तो सुपरवाइजर होता है. ठीक है, 96% ने सही किया इसको भी. सो नेक्स्ट है 21. और ये है ना, वैसे तो इसमें बोल रखा है कि मैं सुपर फास्ट हूँ, लेकिन ये मेरा इस पेपर का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 21 सेकंड लगे हैं. अब आप सोच लो, इससे ज्यादा टाइम तो किसी क्वेश्चन पे गया भी नहीं है. सो इसमें देखते हैं इसमें क्या है. इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा. सो फर्स्ट वाले में देखते हैं. ए में बोल रखा है कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू. दे, कौन दे, कौन है ये दे, इसके बारे में पहले बात करनी पड़ेगी. क्या चीज है दे. एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट. लगती है कि पहली लाइन हो सकती है. ठीक है, टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट. ऐसे विज्ञापनों से. कैसे विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन. और दूसरा फिर क्या है, हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट मे बी हार्मफुल. सम एडवर्टीजमेंट्स यानी कि कुछ एडवर्टीजमेंट हार्मफुल हो सकते हैं. हाउएवर आया हुआ है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है. ठीक है, सो इसमें क्या बनेगा, ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, ये भी नहीं है. सो बी वाला सेंटेंस है जो वो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा. अब यहाँ पे एक और एक 2 ऑप्शन है. ठीक है, अब सी बी के बाद जो सी आ रहा है ना, सेकंड ऑप्शन, उसमें वो क्यों नहीं हो सकता, ये देखते हैं. क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट. टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स. ये जो है ना, ये कंप्लीटली पीछे फॉलो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है. ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है. और वो क्यों जा रहा है, नेगेटिव इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें बोल रखा है कि वल्नरेबल है. वल्नरेबल यानी किसी चीज का डर होना. जैसे मैं बोल दूं कि आई एम वल्नरेबल टू डेथ, मैं मौत के अधीन हूँ, मौत मुझे मार सकती है. मतलब इस तरह कुछ भी, कोई भी सेंटेंस. जैसे एप्पल इज वल्नरेबल टू रेंसिडिटी, वो सड़ सकती है, खराब हो सकती है, इस तरह से. सो पहला होगा एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, उसके बाद होगा दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सही है, अगर वो ऑनेस्ट हो तो आप राइट प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प करेंगे आपको, सीधी बात है. उसके बाद आता है हाउएवर, लेकिन सम एडवर्टीजमेंट्स में भी हार्मफुल. लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट जो खतरनाक हो सकते हैं. और जो टीनेजर हैं वो स्पेशली वल्नरेबल हैं इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स के लिए. तो जो बढ़ता है वो बी, ए एंड डी, सी बनता है. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. और अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं. सो और ये 66% लड़कों ने जो है किया, और इस क्वेश्चन को मैंने 21 सेकंड में किया था. अभी चलते हैं नेक्स्ट पे. 7 सेकंड्स लगाई थी. एंड ये तो यार कोई भी कर लेगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड.
आप देखो एंडेंजर, एंडेंजर जो है वो वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, खत्म है। पनिशमेंट जो है मेजर पनिशमेंट मतलब एक नाउन तो है लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पनिशमेंट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो होगा उसको पनिशमेंट बोला जा सकता है, लेकिन ये नहीं है। पेनल्टी, पेनल्टी किसी होती है, पेनल्टी भी एक तरह से पनिशमेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। पनिशमेंट और पेनल्टी एक ही चीज होती है, तो ये भी नहीं आएगा। थ्रेट, कोई ना कोई क्या है, थ्रेट है, ठीक है। हमारे लिए कोई चेतावनी मान लो, वार्निंग मान लो, इस तरह की चीज है, तो थ्रेट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो आप ये देखा करो कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सी है, ठीक है, उसके हिसाब से। सो 78% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। 7 सेकंड्स इसमें टाइम था। नेक्स्ट, केक वॉक, ये तो कोई भी कर सकता है। केक जो है ना, केक का तो ऐसे समझ लो यार, केक जो है उसका मतलब होता है इजी, बस ये मान के चलो और कुछ नहीं करना, बस केक वॉक इजी टास्क, ठीक है, इजी टास्क। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, केक इजी वर्क या इजी टास्क, सेम टू सेम चीज है, ठीक है। सो जहां पे भी केक आए समझ लो कि भाई वो आसान काम के बारे में बोल रहा है। एंड इजी का मतलब क्या होता है? समथिंग इजी, यानी केक का मतलब क्या है? समथिंग इजी, केक वॉक का। सो 3 सेकेंड्स ओनली। सो नेक्स्ट 11 सेकेंड्स। डिड यू रिकॉल टू मीट हर? 1 मिनट, अभी यहाँ पे देखो, इसमें आएगा मजा थोड़ा सा। डिड यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद है? टू मीट हर, टू मीट हर, ये जो है ना, ये थोड़ी गलती है अगर इसकी सेंस को आप समझ पा रहे हो तो। सो डिड यू रिकॉल मीटिंग हर, क्या तुम्हें उससे मिलना याद था? एट द पार्टी लास्ट नाइट, मतलब क्या तुम रात को, क्या तुम्हें कल रात की पार्टी में उससे मिलना याद था? डिड यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको आंसर लगाया था। एंड ये मेरा आंसर जो था ये सही था। एंड 57% लोगों ने इसको ठीक किया है। एंड 11 सेकेंड्स खत्म। द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल, तो सीधी सी बात है यार, रैंक एंड फाइल का मतलब अगर आप वो भी देखोगे ना, लिटरल मीनिंग भी देखोगे, रैंक एंड फाइल, ठीक है, ऐसे होता है, मतलब इसमें हर एक बंदा शामिल हो गया है, ठीक है। सो रैंक एंड फाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि हर एक बंदे को देखने वाला, अगर कोई रैंक एंड फाइल को देख रहा है यानी वो हर एक बंदे पे नजर बनाए हुए है, यानी वो ऑर्डिनरी पीपल्स को भी देख रहा है। 61 लोगों ने करेक्ट किया। 9 सेकेंड वाज द टाइम। डिड यू बेक्ड, सीधी सी बात है, जब डिड आगे आ गया तो यहाँ पे बेक आएगा, है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये बनता है। कोई भी डिड आ गया, ठीक है, वॉज आ गया, ठीक है, उन्हें वॉज तो नहीं, मतलब क्या आ गया, डू आ गया, ठीक है, डज आ गया, अगर ये आते हैं ना, विल आ गया, शैल आ गया, अगर ये आते हैं तो इसके बाद में प्लस में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो इस तरह की चीजें आएंगी। सो डिड यू बेक्ड, बेक्ड की जगह डिड यू बेक आएगा, सिंपल सा है। 76, पता नहीं ये 24% लोग कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं आंसर लगाया। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्ड्स की साउंड को, ठीक है, मैं वर्ड्स साउंड्स, वर्ड की साउंड्स को इस्तेमाल करता हूँ याद रखने के लिए। और ऐसा क्यों है? तो एम्बल होता है ना, एम्बल को मैंने ऐसे याद किया कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो साउंड देते हैं कि वो जिस तरह से काम करेंगे वैसे ही है, ठीक है। हाँ, कैसे बताऊं आपको?
मतलब कुछ कुछ होते हैं शब्द जो जिस तरह के काम है ना उसी तरह के हैं। तो एम्पल को मैंने ऐसे लगाया था कि एम्पल तो वैसे एम्पल का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में होना। एम्पल को मैंने ऐसे लगाया था कि ये मतलब आराम से चलना, एकदम स्मूथ से चलना, उसको एम्पल बोलते हैं। सो पता नहीं कैसे, लेकिन याद कर रखा है जैसे तैसे भी करके। सो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो भी है, इसको 8 सेकंड में किया था। सो नेक्स्ट, वर्टिकल का सिनोनिम सबको पता है यार, अपराइट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी समझाने की बात नहीं है। पैरेलल जो है वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। इक्वल इसका कोई सेंस नहीं बनाता। शेकी भी इससे थोड़ा अलग है। सो ठीक है। ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मोर लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड। दो है और दो में से एक लेना है तो मोर लाइकली इस्तेमाल होता है। मोस्ट लाइकली इसलिए नहीं आएगा, मच लाइकली भी नहीं, और मच लाइकली तो बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से जो नो सब्स्टिट्यूशन था वो यहाँ पे करेक्ट बैठता था, और 30% लोगों ने इसको ठीक किया है। सो कंसर्न की बात है, 70% लोग यहाँ पे गलतियां कर गए। नेक्स्ट, टेनाशियस का एंटोनिम। ये मेरा गलत हो गया, इसका आना तो चाहिए था। क्या आना चाहिए था? टेनेशियस क्या होता है? यील्डिंग, शायद यील्डिंग होता है। मैंने रिलेंटलेस लगाया था। सो यहाँ पे मेरी गलती हुई थी। पहला क्वेश्चन था मेरा जहाँ मैंने गलती की, लेकिन 10 ही सेकेंड लगाए थे इस पे। सो नेक्स्ट, हाँ अब इसकी बात करते हैं। ये काफी लोगों का गलत होता है, एक क्वेश्चन इसमें मेरा भी गलत है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ। अभी देखो सेंस समझते हैं पहले तो। फिजिकल एक्सरसाइज की बात है, यहाँ पे बात है इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक तो कॉमन सेंस बनती है कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हार्ट अटैक को बढ़ाता है या घटाता है। इम्पोर्टेंस मैं तो पूछा है, सो घटाने में या बढ़ाने में। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन भी इस्तेमाल करो ना तो भी ये काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मैक्सिमाइजिंग यानी बढ़ाना, एम्फेसाइजिंग भी बढ़ाना होता है, इंक्रीजिंग भी बढ़ाना होता है। तो क्वेश्चन जो आंसर जो है वो एक ही हो जाएगा, मिनिमाइजिंग। और अगर आप बेसिक सेंस लगा के भी सोच के देखें तो फिजिकल एक्सरसाइज घटाती ही है हार्ट अटैक के रिस्क को या हार्ट अटैक के इंसिडेंस को। ठीक है, सो इजी था। नेक्स्ट आ गया, द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग डैश प्रपोर्शन। अब यहाँ देखते हैं, जब इस तरह के कोई पैरा हो ना, इस तरह की कोई न्यूज हो, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, अलार्मिंग, वो बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल होते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी ग्लोबल वार्मिंग की बात है, ठीक है, ऐसा बोल दिया कि ग्लोबल वार्मिंग हैज रीच्ड एन, उसके बाद दे दिया डैश स्टेज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक डैश स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो लगाओ अलार्मिंग, लगाओ, सिंपल सा, देखो घुसा दो उधर, लग जाएगा। इस तरह की न्यूज होती है, उसमें अलार्मिंग का बड़ा अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। अलार्मिंग का मतलब है एक ऐसी स्टेज जहां पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हैज बीन अटेनिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है ना, 63% ने ठीक किया इसको। ये मेरा गलत हो गया, इसमें नहीं मैं इतना ज्यादा सोच पाया था, और वैसे भी ये सब एक ही जैसे लगते हैं। प्रोपोर्शन रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल डैश, मेडिकल क्लास या पर्सन्स या क्रीड या फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, बंधुत्व। क्लास होता है एक वर्ग, पर्सन्स होता है मेडिकल पर्सन्स, तो पर्सन्स मुझे इतना ठीक लगा नहीं था वैसे। और क्रीड जो होता है, क्रीड वैसे एक तरह का धर्म होता है, वो व्यावसायिक धर्म भी हो सकता है, किसी भी तरह का धर्म हो सकता है। सो मेडिकल फ्रेटर्निटी इसका राइट आंसर है, मैंने क्लास लगाया था। सो मुझे लगा क्लास ही ठीक है, फ्रेटर्निटी उतना ज्यादा मैच करता नहीं था, लेकिन उन्होंने आंसर फ्रेटर्निटी दे रखा है। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये 5 सेकंड में किया था। फोर्थ में, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वॉकिंग इज है, यानी कि ये सिंगुलर है, ठीक है। विच डैश, यानी कि यहाँ पे एस वाला चीज आएगी। अब एस सब में है, यानी सिंगुलर के साथ लगने वाली वर्ब सब में, अच्छी बात है। विच डैश नो इक्विपमेंट मनी, जिसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। विच क्या, विच लूजेज गलत है, विच फाइंड्स गलत है, विच गेन्स गलत है, विच रिक्वायर्स जिसमें जरूरत नहीं होती है किसी भी इक्विपमेंट मनी की,
वॉकिंग में किसी भी तरह की कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती जिसके सहारे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो 92% लोगों ने इसको ठीक किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, मटेरियल और डैश ऑफ अ क्लब। तो ये तो याद रखने की चीज है सीधी सीधी, ये कोरिलेशन ऑफ अ क्लब कोई सेंस नहीं बनाता। स्कॉलरशिप ऑफ क्लब, क्लब किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं देते हैं और स्कॉलरशिप के लिए क्लब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पशन ऑफ अ क्लब नहीं होता है, एग्जाम्पशन होता है किसी पैसे में, फीस में, रूल में, क्लब में कोई एग्जाम्पशन नहीं है। मेंबरशिप वुड बी द राइट आंसर। वैसे भी हम जिम वगैरह की मेंबरशिप, क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, सो इसको याद रखना इजी होता है, ठीक है। सो मेंबरशिप जो है वो राइट आंसर है। 89% लोगों ने ठीक किया। सो मैंने 20 सेकंड से ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन में लगाया, वो भी 21 सेकंड। उसके अलावा मेरा कहीं पे कुछ नहीं लगा था। कौन से वाले क्वेश्चन में था? हाँ, ये वाला ABCD में मेरे 21 सेकंड लगे थे, वरना लगे नहीं थे। यहाँ पे भी मैं सुपर फास्ट दिखा रहा हूँ। सो ये था टेस्ट। इसमें 2 गलतियां की, वो गलतियां हुई थी वर्ब की वजह से। एक तो वर्ब की वजह से, एक फिर क्लोज टेस्ट में गलती हो गई थी। सो वर्ब याद करने की बात है। वर्ब में लास्ट के लगभग ये मान लो 15-20 दिन के आसपास में याद करूंगा। सो 45 से ऊपर मैं रहता ही हूँ। एक वीडियो और मैंने डाल रखी है, अभी लाइव मॉक टेस्ट की एक वीडियो थी, अगर आपने देखी हो तो। सो उसमें मैंने एक्सप्लेन तो किया। उसमें 40 मार्क्स हैं, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर था। उससे पहले CHSL का एक मैंने दिया था, CHSL वाले में मेरे आए थे इंग्लिश में शायद 42.5 थे, ठीक है, CHSL में। और उसके अलावा मैंने स्टेनोग्राफर का एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे स्टेनोग्राफर का एक मॉक टेस्ट दिया था। उसमें मेरे 86 पॉइंट पता नहीं 5 थे, पता नहीं 75 थे, ऐसा कुछ था, आउट ऑफ 100। तो उसमें इंग्लिश का एक अलग ही लेवल था। उसमें अच्छी खासी इंग्लिश मुझे देखने को मिली थी। मुझे लगा था कि ये वाली इंग्लिश CGL में अगर पूछ लेते हैं ना तो 35 प्लस जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी खासी इंग्लिश थी उसमें, बढ़िया वाली। तो मार्क्स इंग्लिश में मेरे थोड़े कंसिस्टेंट ही रहते हैं। मेरे लीस्ट मार्क्स जो अब तक कहे हैं वो 30 मार्क्स थे, वो भी पता नहीं कैसे। मैं इंग्लिश में कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, सीधी बात ये है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि या तो बिल्कुल ही ना आता हो, मुझे यही नहीं पता हो कि इसका क्या ही मतलब होगा, यानी वो सुन भी ना रखा हो, फिर तो मैं उसको छोड़ता हूँ, वरना मैं स्किप नहीं करता, ठीक है। सो ये इंग्लिश के लिए था। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना। सोर्सेज में इधर लिख देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट है रूट वर्ड, रूट वर्ड्स पढ़ो। सेकेंड है रूट वर्ड से क्या होता है, रूट वर्ड से सफिक्स एंड जो प्रीफिक्स लगा के जो चीजें आएंगी ना, प्रीफिक्स। जैसे अगर आपको फुलफिल का मतलब पता है, फुलफिल का अगर आपको मतलब पता है तो आप फुलफिलमेंट का मतलब आराम से बता दोगे, ठीक है। फुलफिलमेंट का आपको इजीली पता होगा। सो ये होता है रूट वर्ड पढ़ने का फायदा। उसके बाद सेकंड, आप सिनोनिम जो है ना वो कई सारे देख लिया करो एक साथ, कई सारे एक साथ सिनोनिम पढ़ा करो, ताकि आपको उन सारे के सारे शब्द का ये पता लग जाए कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सो थर्ड है, ग्रामर को अगर आपको ठीक करना है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो फिर ये जो इम्प्रूविंग इंग्लिश की सीरीज है, इम्प्रूविंग इंग्लिश, इसको आप डेली फॉलो कर सकते हो। एंड डेली लगभग 3-4 बजे के आसपास में मैं कोशिश करूंगा इसको डालने की। 5 भी बज सकते हैं वैसे यार, मेरा टाइम का नहीं पता चलता ना, ड्यूटी का भी टाइम होता साथ में। तो अगर आप इसको 15 दिन भी फॉलो करते हो ना, मैं ज्यादा लेक्चर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, 15 दिन भी फॉलो करते हो तो आपको इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, पता लग जाएगा कैसे करना है। सो फिर आप अनकंफर्ट फील नहीं करोगे, डिस्कम्फर्ट इसमें इंग्लिश में, एंड यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और अगर अच्छी लगती है दोस्त की किसी की इंग्लिश वीक है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे आप बने रहो। टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग अपना आपस में कुछ बातें चीजें शेयर करते रहते हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो क्वेश्चन कर लेता है, तो रिजोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ में पढ़ाई ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं ऐसा कोई क्लेम भी नहीं करता। मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं हर टेस्ट में
45 लेके आऊंगा, 50 लेके आऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि बिना इंग्लिश की बुक से पढ़े भी 40 प्लस स्कोर किया जा सकता है। कोई बहुत बड़े मतलब 30 मार्क वाली चीज नहीं है, ना तो इंग्लिश ना एसएससी, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी मैथ्स के ऊपर, हाउ आई इम्प्रूव माई स्कोर फ्रॉम 4 मार्क्स टू 47.5 मार्क्स विदाउट एनी बुक। वो मैंने कैसे किया वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।